नमस्ते साथियों। तो रेडी हो पढ़ने के लिए? तो नोटबुक और पेन हाथ में लीजिए और बिना टाइम ख़राब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 7, नाम पी ब्लॉक, और टॉपिक क्या चल रहा था? वर्ग 15 के तत्व हम पढ़ रहे थे, जिसमें वर्ग 15 के तत्वों की हमने काफ़ी बातें कर ली थी। और लास्ट में हमने टॉपिक जो हम पढ़ा था हमने वो था कि नाइट्रिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। और मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, और हमने उसका क्या नाम लिखा था? ओस्टवाल्ड विधि, याद होना चाहिए, ओस्टवाल्ड विधि। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का क्या नाम है? ओस्टवाल्ड विधि है। और इस विधि में क्या होता है? अमोनिया का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरक ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया जल से वापस से ऑक्सीजन से करवाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, जो जल से क्रिया करके आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो अच्छा ये पूछ लिया जाता है कि नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण, नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल की संरचना मैंने आपको लास्ट क्लास में बनवाई थी। HON डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे O, ये संरचना बनाई थी। अब देखो हमें यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का? HNO3। और ये हमारा सिक्का हुआ है कि जब हमें किसी का क्या ज्ञात करना हो? ऑक्सीकरण अंक। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको क्या मानते हैं? हम X मानते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है +1, नाइट्रोजन को माना X, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। ऑक्सीजन कितनी? यहाँ पे 3, एक ऑक्सीजन पे होता है -2। इस कंपाउंड के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में क्या लिख दिया? 0। अब देखो +1 X -3, तो माइनस के कितने हो गए? 6, और -6 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -5। तो X -5 बराबर 0, तो X बराबर +5। तो यहाँ पर ये तो इतना मैंने बताया, आपको सीधा एक आंसर लिखना है। आंसर लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका? कि नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +5 होता है। नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि निकालने की नौबत ही नहीं आई। नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +5। अभी किस प्रकार से निकाला वो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अब मैं इसको मिटा के आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण की बात करते हैं, जहाँ से 2-3 क्वेश्चन या उनकी रिएक्शन है वो बहुत बार पूछ ली जाती है। तो अब टॉपिक हम लिखते हैं यहाँ पे, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। क्या लिखा है? नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण, अर्थात नाइट्रिक अम्ल की हम यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। एक तो आप ये रखना कि नाइट्रिक अम्ल
होता है, अगर आप उसको जल में घोलोगे तो नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलने पर ये परबल अम्ल की भांति क्रिया करता है, जिसपे वो हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल एक परबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम आयन एवं नाइट्रेट आयन देता है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल एक परबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है और जो क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। अगर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला आता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। अभी को हम बात करें यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। किस में विलय करें? जल में। तो जल का मतलब क्या हुआ, H2। अब क्या होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो जल में परबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और हमें पता है जो अम्ल होता है परबल अम्ल होगा, इसका मतलब वो किसका त्याग करेगा, H+ आयन का। तो ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ से H+ आयन का त्याग करेगा, तो ऑक्सीजन जो जल का अणु है उस H+ आयन को ग्रहण कर लेता है, तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा H3O+ और यहाँ से HNO3 आपका लग जाएगा तो HNO3-। तो नाइट्रिक अम्ल को जब जल में विलय किया तो कौन सा आयन बन गया, इसी आयन को H3O+ आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इस NO3 को क्या बोलते हैं, NO3- को नाइट्रेट, वो आप जानते हो। तो जो सिंपल सी बात थी कि नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अगर हमने इनसे करवाई तो क्या बनता। इसके बाद आगे हम बात करें कि सबसे विशेष बात जो आपको यहाँ समझनी है, जो अपनी इम्पोर्टेंट है, कि सांद्र HNO3, क्या लिखा बेटा, सांद्र HNO3 एक परबल ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है। विशेष बात याद करना कि कहीं 2-3 रिएक्शन में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जो सांद्र HNO3 होता है वो परबल ऑक्सीकारक होता है तथा AU मतलब सोना, PT प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर, धातुओं को आप सब जानते हो कि सोना और जो प्लेटिनम धातुएं होती है वो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं जो आसानी से किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो इन धातुओं को छोड़ के तो क्या लिखा है, सांद्र HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो AU तथा प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अन्य धातुओं का ऑक्सीकरण कर देती है। मतलब कहने का मतलब है कि सोना और चांदी सोना और प्लेटिनम को छोड़ के जो अन्य धातुएं होगी उन सभी का ये क्या कर सकती है, ऑक्सीकरण कर सकती है। तो इसके हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक तो हम इसकी क्रिया करवाएंगे किसकी, जो आपका कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। एक बार हम इसकी क्रिया कराएंगे कॉपर धातु से और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम जिंक के साथ से। तो कॉपर धातु के साथ जब हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं तो तनु नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों से करवाएंगे और सेम क्रिया हम जिंक के साथ भी करते हैं। तो अब देखो यहाँ मैंने लिया है Cu, क्या लिखा है, कॉपर, और इस कॉपर की क्रिया मैं करवा रहा हूँ HNO3 और यहाँ HNO3 मैंने कौन सी मात्रा में लिया है, तनु। क्या लिया है, HNO3 की
सांद्रता क्या है, तनु है। अब क्या होगा कि जब ये इसके साथ क्रिया करेगा, तो अब समझ रिएक्शन कैसे पहचान करेंगे। तो कॉपर के साथ क्या जुड़ेगा, नाइट्रेट, तो क्या बनता है आपका CuNO3, 2 बनते हैं क्योंकि सोचा था Cu2 प्लस है। इसके साथ में यहाँ पर बनता है NO और साथ में क्या बनता है जल। ये अपने को याद करना है कि जब कॉपर की क्रिया तनु HNO3 के साथ करवाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ में NO और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। इसके अलावा यदि आपने इसकी क्रिया HNO3 के साथ करवा रहे हैं, लेकिन इस बार कंडीशन के रूप में आपने क्या लिया है, सांद्र लिया है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक अंतर आपको ये याद रखना है कि सेम बनेगा। तो ये CuNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बना है और यहाँ बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2। ये अलग अलग क्रिया है। अब इस रिएक्शन में बेटा पहली बात कहता हूँ, पहली बात तो आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि दोनों की दोनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी नहीं कहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बनता है क्या, वो तो बनता है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉपर की क्रिया हम तनु HNO3 के साथ करवा रहे हैं, तब तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, जल तो बनेगा ही। और कॉपर की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाई है तो वही कॉपर नाइट्रेट। बस विशेष बात याद करनी है कि क्या बनेगा, NO2 बनेगा, साथ में H2। अब इन रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन रिएक्शन को संतुलित करने की होती है। अब काफ़ी बार तो हमें याद नहीं रहता, तो इस ऊपर वाली लाइन के लिए तो मैंने एक तरीका कर रखा था कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 38 और यहाँ पर मैंने कर दिया 32। कितना, 38 32। अगर ओस्टवाल्ड वाली नाइट्रिक वाली विधि याद है तो मैंने आपको वहाँ एक लिखाया था तरीका याद करने के लिए। तो 38 32। अब जो चेक कर लेते हैं, कॉपर 3। अब देखो इसमें नाइट्रोजन कितने, 8। तो देखो 2 नाइट्रोजन 2 को गुणा करेंगे तो 6 2 8। अब बस हाइड्रोजन को और संतुलित करना, तो यहाँ कितने H है, 8। इसका मतलब जल के अणु कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4। तो ये आपकी एक रिएक्शन इक्वल हो गई। अब जब सांद्र के साथ जब आपने इसकी क्रिया करवाई है, किसके साथ, सांद्र के साथ जब आपने इसकी क्रिया करवाई है, तो यहाँ पे याद रखना कि इसके हमने कितने अणु लिए, 4। तो ये कितने बन गए, 2। अरे वो कॉपर 1। अब यहाँ हाइड्रोजन देख लो, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 4। तो यहाँ जल के अणु कितने बन जाएंगे, 2। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब समझा दो, याद में भी विशेष क्या है कि कॉपर की क्रिया, सामने कंसंट्रेट होकर बोर्ड पे ध्यान कि लिखोगे तो भूल जाओगे। कॉपर की क्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे, एक बार तनु नाइट्रिक अम्ल से करवा दी, एक बार प्रबल नाइट्रिक अम्ल से करवा दी, तो देखो याद क्या रखना है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा, जल का अणु भी बनेगा दोनों में। अब अंतर क्या है, अगर तनु के साथ करवाओगे तो तनु के साथ करवाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनेगा, NO। और अगर सांद्र के साथ क्रिया करवाई है, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करवाई है, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आपके लिखी हुई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे करें। और देखिए क्वेश्चन क्या आता है वो भी बता दूं, ये लिखी हुई होगी समीकरण और उत्पाद की पहचान कीजिए। समीकरण लिखी हुई होगी और आपको ये कहा जाएगा कि किसकी पहचान करनी है, उत्पाद की पहचान करनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मिला देता है इसको, ये फिर से रिपीट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरह से याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। इसके पश्चात अगर हम आगे बात करें तो ये तो क्रिया मैंने किसके साथ करवाई थी, आपकी कॉपर धातु के साथ। अब अगर इस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जिंक धातु के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, जिंक धातु के साथ, तो एक बार वही कंडीशन है, तनु लेना है और एक बार सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेना है। अब देखो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा कि वो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक लिया तो जिंक नाइट्रेट जल का अणु बनेगा, अंतर आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। अब याद कर लेना, अगर तनु लोगे इस बार तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा N2O, और सांद्र लिया तो NO2 बनेगा, जो रिएक्शन में हम बात करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है जिंक धातु
क्रिया तनु से, तो HNO3 और क्या लिख दिया यहाँ पे तनु। क्रिया कराओगे तो वही क्या बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ याद करना था कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा, तो उसके लिए आपको लिखना था N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस साथ में जल का अणु बनेगा। तो ये तो क्रिया कहाँ हो गई, तनु के साथ, और सांद्र के साथ क्या करना वो सुन लो, Zn प्लस HNO3, और ये कंडीशन आपकी क्या हो गई सांद्र, सेम वही बना ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, ये बनता है। अब देखो अगर आप इनको समझना चाहो तो दोनों में जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो अंतर केवल ये है। अब इस ऊपर वाली रिएक्शन को अगर इक्वल करना है तो बेटा इसकी संख्या 4 लेते हैं और इसकी संख्या कितनी लेते हैं 10 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर आपका 4 लग गया और ये 10 हो गए। हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 5, इक्वल हो गई। इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये 4 लिया है नाइट्रिक अम्ल, तो कितना लिया 4, तो 2 हो गए, तो 2 यहाँ लग जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। अब हाइड्रोजन और काउंट कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। तो ये जिंक धातु के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया करवाई है हमने, जिंक धातु के साथ क्रिया करवाई है। तो दोनों क्रिया इंपॉर्टेंट है, एक हमने कॉपर के साथ पढ़ी है और एक क्रिया मैंने किसके साथ करवा दी आपकी जिंक के साथ। लिख दूँ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वेरी इम्पोर्टेंट है, याद करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 1-2 बार इसको याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके पश्चात कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं जिसकी बात कर लेता हूं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करें। देखो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो नाइट्रिक अम्ल में विलय हो जाती है, क्योंकि ये प्रबल क्या होता है ऑक्सीकारक होता है, उसका ऑक्सीकरण कर देता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सांद्र HNO3 में विलय नहीं होती है, और लास्ट में और क्यों जोड़ दिया, क्यों। क्वेश्चन क्या लिखा है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सांद्र HNO3 में, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सांद्र HNO3 में विलय नहीं होती है, और कारण क्या उसका क्यों पूछ लिया। तो इसका आंसर याद कर लेना कि धातुओं की बात करें तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं, क्या लिखा है, पहली बात तो क्वेश्चन था ये कि कौन सी धातुएं हैं, तो कौन सी धातुओं में, तो आंसर क्या हो जाएगा क्रोमियम तथा एल्यूमिनियम। क्रोमियम तथा एल्यूमिनियम ऐसी धातुएं होती है जो सांद्र HNO3 में विलय नहीं होती है। अब इसका कारण क्या होता है, ये दोनों धातुएं ऐसी होती है कि इन पर धातु ऑक्साइड की परत होती है, किसकी, इनके धातु ऑक्साइड की परत होती है, और धातु ऑक्साइड की परत होने से ये अक्रिय होती है, मतलब क्रिया नहीं करते, इसके कारण से ये विलय नहीं होते। तो आंसर इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातुएं जो सांद्र HNO3 में विलय नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे क्रोमियम व एल्यूमिनियम जैसी धातुएं, और आगे आंसर लिखना तो हम लिख देंगे क्योंकि इन धातुओं की सतह पर धातु ऑक्साइड की परत, इन धातुओं की सतह पर किसकी परत, धातु ऑक्साइड की परत होती है, जिससे ये अक्रिय
होते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँ, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सांद्र H3 में विलय नहीं होती है? तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं, क्योंकि इन धातुओं की सतह पर धातु ऑक्साइड की परत होती है, जिससे ये अक्रिय होते हैं। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। अब आगे बात करें। अब देखो अगला जो टॉपिक आता है वो ऐसे मान लो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नाइट्रेट आयन के लिए। देखो नाइट्रिक अम्ल होगा, वो नाइट्रेट आयन देगा, और नाइट्रेट आयन की पहचान होती है कि ये भूरे रंग की गैस बनाती है या भूरे रंग का उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख आता है अपना कि नाइट्रेट आयन के लिए रिंग परीक्षण, नाइट्रेट आयन के लिए रिंग परीक्षण, या इसको हम भूरी वलय परीक्षण भी कहते हैं। क्या लिखा है? नाइट्रेट आयन के लिए, किसकी बात कर रहे हैं मैडम? कि नाइट्रेट आयन के लिए रिंग परीक्षण या भूरी वलय परीक्षण। तो इसके लिए पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसको लिखते हैं, फिर मैं समझाऊंगा क्या करना है इसका हमें। तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेट आयन Fe2+ आयनों के साथ, क्या लिखा है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेट आयन Fe2+ आयनों के साथ भूरी वलय परीक्षण देता है, या भूरी वलय बनाता ही लिख देते, भूरी वलय बनाता है, जिसमें Fe2+ आयन Fe3+ आयन में Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसमें Fe2+ आयन Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, तथा साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से पहले आप समझ लो क्या कर रहे हैं कि भूरी वलय परीक्षण करेंगे तो सीधी बात है नाइट्रेट आयन का है। तो नाइट्रेट आयन की जब हम बात कर रहे हैं तो नाइट्रेट आयन को हम क्या करेंगे, अब नाइट्रेट आयन के लिए हम नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं मुख्यतः, और कुछ भी ले, कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में Fe2+ आयन, नाइट्रेट आयन तो होगा ही, साथ में क्या हो, Fe2+ आयन होगा, तो हमें भूरे रंग की वलय प्राप्त होती है। और इसमें होता क्या है वो समझ लेना कि Fe2+ है वो Fe3 में बदल जाता है, और साथ में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैं इसके रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर इसके पूरी प्रोसेस को मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ, जहाँ कंडीशन क्या होगी कि
NO3- नाइट्रेट आयन है, Fe2+, Fe2+, और सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो वो सीधी बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता तो H+ आयन देगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया H+ आयन। अब देखो इस कंडीशन में याद होना चाहिए कि Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में, Fe3+ में। NO3- किस में बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो NO में, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, जल का अणु। अब सीधी बात है कि जल के अणु यहाँ कितने बन रहे बेटा, H2। ऑक्सीजन के अगर बैलेंस करें तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो इसका मतलब जल के अणु 2 बनेंगे, और 2 बनेंगे तो हाइड्रोजन आयन भी कितने हो जाएंगे, 4H+। तो पहली रिएक्शन तो अपने को ये समझनी थी कि नाइट्रेट आयन प्लस Fe2+ और 4H+, तो क्या बन गया, Fe3+, NO+ और 2H2। अब आपका जो ये NO बना है वो NO इसके साथ क्रिया करेगा, FeH2O6। जल का अणु कितना लिया है, H2। ऐसे कंपाउंड आप चैप्टर नंबर किसमें पढ़ते हो, 9 में। तो FeH2O6 2+ है, इसके साथ आपका क्रिया कौन करेगा, NO। तो उस कंडीशन में ये NO क्रिया करेगा तो एक जल का अणु बाहर चला जाएगा और उसके स्थान पे ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeH2O5 NO, ऊपर 2+ और बाहर क्या निकल गया, H2O। इसके कारण भूरी वलय का निर्माण होता है। इसी पदार्थ के कारण किसका निर्माण होता है, भूरी वलय का निर्माण होता है। तो ये इसकी रिएक्शन थी। अब इस प्रोसेस को मैं पूरा आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि हमें इसको लिखना किस प्रकार से है। तो एक बार मैं लिख देता तो फिर आपको एक साथ समझोगे क्या होता है कि इस परीक्षण में नाइट्रेट युक्त जलीय विलयन में क्या, नाइट्रेट आयन युक्त होगा बेटा, कि इस परीक्षण में नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में ताजा बना FeSO4, क्या नाम होता है, फेरस सल्फेट। ताजा बना फेरस सल्फेट मिलाते हैं और परख नली, टेस्ट बोलते हो जिसको आप, परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। क्या किया आपने, इस परीक्षण में नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में ताजा बना FeSO4 मिला देते हैं, फिर परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, तो दोनों मिलाते हैं, तो आगे लिख सकते हैं, तो दोनों के संधि पृष्ठ पर, दोनों के संधि पृष्ठ पर, जहां दोनों विलयन मिलते हैं, दोनों के संधि पृष्ठ पर एक भूरे रंग की वलय बनती है, एक भूरे रंग की वलय बनती है जो नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति को दर्शाती है। ये तो केवल अभी लिखा है, इसको पूरा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ इसका, तो अब समझो पहले कि हमें इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा आएगा कि भूरी वाले परीक्षण की रासायनिक समीकरण लिखिए या नाइट्रेट आयन भूरी वाले परीक्षण देता है, समझाइए। तो अब हमें करना क्या है वो बातें आप समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले होता है क्या वो समझा दूँ मैंने कि यह समझते इसको कि हमने क्या किया, एक कांच की परख ले ली, क्या ये कांच की परख नली। इस परख नली में सबसे पहले हम कोई ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिसमें क्या हो, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन का आपने इसके अंदर क्या मिला लिया, जलीय विलयन। नाइट्रेट आयन का आपने इसके अंदर क्या मिला दिया, जलीय विलयन। तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन का आपने जलीय विलयन मिलाया और नाइट्रेट आयन का आपने इसके अंदर क्या मिला दिया, जलीय विलयन। इसके पश्चात आपने क्या किया, इसमें ताज़ा बना फेरस सल्फेट, क्योंकि हमें Fe2+ आयन चाहिए, तो ताज़ा बना फेरस सल्फेट मिला दिया। तो थोड़ा सा इसमें यहाँ से मैंने क्या मिला दिया, फेरस सल्फेट, और यहाँ पर ये पूरा विलयन बन जाता, फेरस सल्फेट मिला दिया इसके अंदर। अब क्या किया आपने, इसके बाद आपने इस दीवार के सारे परख नली की दीवार के सारे सांद्र H2SO4 मिलाया। तो ये सांद्र H2SO4 इस दीवार के सारे यहाँ आएगा, जैसे जैसे दीवार के सारे आएगा तो दीवार के सारे आके अगर आपको नज़र आए ढंग से तो वो यहाँ इस विलयन की जो वलय है, पृष्ठ है, उसके संपर्क में आएगा। और जैसे ये संपर्क में आएगा तो यहाँ एक भूरे रंग की वलय बन जाती है। कैसे रंग की, भूरे रंग की, भूरे रंग की वलय बन जाती है। इस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, भूरी वलय परीक्षण। अब ये भूरी वलय बनने का मतलब ये हो जाता है कि इस कंपाउंड में क्या उपस्थित है, नाइट्रेट आयन उपस्थित है। कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रेट आयन है और उसको अगर आप तनु H2SO4 मिलाकर भी गर्म करोगे तो उसमें भूरे रंग की गैस बनती है। चलो वो बात की बात थी, हमें इस पर फोकस करना है। तो ये इसके लैंग्वेज ये पूरा लिख दिया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। नहीं आए तो वीडियो को एक दो बार आप आगे पीछे करके भी देख लेना बाद में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रेट आयन के लिए रिंग परीक्षण या भूरी वलय परीक्षण, इसकी समीकरण इसी प्रकार से लिखी जाती है। ये जो समीकरण थोड़ी अलग टाइप से लिखी हुई है, तो समीकरण जब भी हम लिखते हैं तो इसको हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ये था आपका, हमने स्टार्ट किया था वर्ग जो पी ब्लॉक शुरू किया था। पी ब्लॉक में हमने पहले वर्ग 15, 16, 17, 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था और उनसे रिलेटेड कोई एक दो बातें थी वो बात की थी। इसके पश्चात हमने स्टार्ट किया था वर्ग नंबर 15 और वर्ग नंबर 15 के जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, नॉर्मली पूछा जाता है, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ करवा दी है। इसके बाद इसके एक दो 3-4 क्वेश्चन और है वो मैं इसको करवा देता हूँ, जिससे आपका वर्ग नंबर 15 समाप्त हो जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसके पश्चात इसको मिटा देते हैं और फिर इसके 2-3 क्वेश्चन अपने जो बचते हैं और अच्छे उनकी हम बात करते हैं। अब देखो आगे बात करें हम इसमें। इसके पश्चात इसमें 3-4 जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे कि जो आपको क्वेश्चन करवाने चाहिए थे उसकी हम बात कर लेते हैं। एक आपने ये सबने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन गैस है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, N2 के रूप में लिखा जाता है, जबकि आपकी जो फॉस्फोरस है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, P4 के रूप में, P4। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन को N2 के रूप में और फास्फोरस को P4 के रूप में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 होता है। नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 होता है जबकि फॉस्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। समझाइए
क्या करना है ये समझाना। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये लिखा है, इसका आंसर हमें बात करनी है। तो देखो हमें इसके बात करें कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का अणुसूत्र आप सब समझ गए N2 होता है और फास्फोरस का P4 होता है। क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि नाइट्रोजन के जो गुण होते हैं, सामान्य लक्षण, वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से थोड़े अलग होते हैं, उसका रीजन लिखाया था। याद हो तो वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का, याद हो तो नाइट्रोजन का पढ़ लिख देते वैसे कि नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत छोटा आकार लिखा था, याद आया तो। नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत छोटा आकार, आयनन एंथैल्पी क्या होती है इनकी? उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता तथा डी कक्षकों की, डी कक्षक होते हैं क्या? नहीं होते, हमने पढ़ा था कि डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण, डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत जितना होना चाहिए आकार उससे छोटा होता है। नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत छोटा आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन परमाणुओं में कितने बंध होते हैं? नाइट्रोजन परमाणु में त्रिबंध होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 होता है, जबकि फास्फोरस का बड़ा आकार व डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण, डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण इसमें त्रिबंध नहीं होते हैं तथा इसका अणुसूत्र P4 होता है। एक क्वेश्चन ये अच्छा बनता है कि नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 होता है जबकि फास्फोरस का P4 होता है। तो ये चीज़ें हमने और जगह भी रिपीट की थी कि नाइट्रोजन का आकार अपेक्षाकृत क्या होता है? छोटा होता है। आयनन ऊर्जा क्या होती है इनकी? उच्च होती है। उच्च विद्युत ऋणता होती है, ऋणात्मकता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इनके अंदर क्या होता है? डी कक्षक अनुपस्थित होता है। इनके अंदर क्या होता है? डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है और इसी के कारण नाइट्रोजन N2 बनाता है, जबकि फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? वो P4 होता है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं कि नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? तो बेटा इसका आंसर तो मुझे उम्मीद है कि आप बता दोगे मुझे जल्दी से कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, इसका आंसर क्या होगा? चलो मैं बता देता हूँ कि देखो नाइट्रोजन होता है
नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। फास्फोरस चाहे P4 बना ले, लेकिन फास्फोरस और फास्फोरस में क्या होता है? एकल बंध होता है। अब ट्रिपल बंध होने के कारण नाइट्रोजन की जो बंध वियोजन एंथैल्पी है उच्च होती है, बंध टूटता ही नहीं है तो क्रियाशीलता कम होगी। नाइट्रोजन में एकल बंध होता है तो इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है, इस कारण से ही क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आंसर हम इसी लैंग्वेज में इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन में त्रिबंध उपस्थित होने के कारण, नाइट्रोजन में त्रिबंध उपस्थित होने के कारण, नाइट्रोजन में त्रिबंध उपस्थित होने के कारण इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, लेकिन फास्फोरस में एकल बंध होने से इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता है, बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता है। इसलिए बेटा नीचे जगह नहीं बची इसका उसमें, इसलिए नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता। बाकी की लाइन आप अपने आप भी ले सकते हो। इसलिए नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस क्या होता है? वो आपका अधिक क्रियाशील होता है। तो ये तो था आपका वर्ग नंबर 15। तो वर्ग नंबर 15 का जितना भी मुझे मटेरियल लगा जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, आने लायक था, वो सब मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करवा दिया है। अब कल की जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस क्लास के अंदर हम वर्ग 16 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ चीज़ें तो हमने पढ़ी है, उसके अलावा वर्ग 16, 17 के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद बेटा आज की अपनी ये ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त होती है।